नमस्ते, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। यदि आप पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हिस्ट्री का समाधान करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों पर, उचित शब्द सुन करके क्या करना, चुन करके खाली स्थान भरना है। तो पहला जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक भारत सरकार भाषा के आधार पर फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को स्वीकार दिया गया था। कब दिया गया था? ये देखिए 1847 में, 1837 में, 1885 में। 1837 में दिया गया था, तो 1837 में आप लोग ऐसे करके टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय मुस्लिम समाज आधुनिकीकरण का अभियान प्रथम किसने चलाया? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन से ये जुड़े हुए भी थे, तो सर सैयद अहमद खान होगा। देखिए, सर सैयद अहमद खान जो है ये मुस्लिम समाज को आधुनिकीकरण करने पर बहुत ही बल दिया था। तो कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे एक फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। एक फजलुल हक। स्वाधीन पाकिस्तान का राष्ट्रीय जन्म हुआ कब हुआ है? 15 अगस्त। देखिए क्या है, 1947 15 अगस्त, 1947 14 अगस्त, 1947 26 जनवरी। तो क्या हुआ? तो 14 अगस्त, एक दिन हम लोग से पहले। हाँ, नीचे दिए गए तथ्यों में कौन सा गलत है, कौन सा सही है? 19वीं शताब्दी में हिंदुओं की तुलना मुसलमानों की शिक्षा और नौकरी क्षेत्र में पिछड़ापन था। ये तो सही है, तो इसमें आप लोग सही का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि दिया हुआ है, हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता अभियान था। तो ये भी सही है, तो इसमें सही लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे। ये खिलाफत आंदोलन के वो समर्थक नहीं थे। देखिए उसके बाद देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव को खारिज करने के लिए 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये सही है, तो इसमें लगा दीजिएगा सही का निशान। उसके बाद देखिए, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें है कि अति संक्षिप्त प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का जो है मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना, मतलब इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करना, इस्लाम धर्म के साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को मिलाकर मुस्लिम समाज में आधुनिक उदार मनोभावना का विकास करना, अंग्रेजी शासन में हिंदुओं के ठीक विपरीत मुसलमानों को निम्न एवं शिक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर करने का प्रयास करते थे। ये कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। देखिए, उनका उद्देश्य मुसलमान छात्रों के बीच एक तरह की मानसिकता को तैयार करना था, जिसमें वो लोग पढ़ा लिखा हो, वो ऐसा था। उसके बाद देखिए, जो है दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल हिंदू मुस्लिम समर्थक किस प्रकार प्रभावित हुए? एक्चुअली स्वदेशी आंदोलन जो थे, हिंदू और मुस्लिम का समर्थन किस प्रकार पाया? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में हिंदू धर्म को जो था वो देखिए, प्रतीत केंद्रीय राजनीति द्वारा हिंदू तथा मुसलमान के बीच सामाजिक बंटवारा और स्पष्ट कर दिया है। परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को लेकर हिंदू मुस्लिम समस्या और जोर पकड़ लिया। बंग भंग का विरोध करने वाले नेता इस बात को कहने लगे कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को अधिक सुविधाएं प्राप्त की जा रही है। एक्चुअली हुआ था क्या, उस समय अंग्रेज जो थे वो बहुत ही एक समझिए तो खेल खेल गए। क्या खेल कि उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को अधिक नौकरी वोकरी देने लगा सरकारी क्षेत्र में। बंगाल के सिद्धांत के घोषणा के बाद हिंदू मुस्लिम प्रबंध का नया रूप हुआ। तौर पर देखिए, दूसरा तरफ अंग्रेज सरकार की ओर से पिछड़े हुए शिक्षित मुस्लिम संप्रदाय को कुछ अवसर को मुहैया करवाया दिया। देखिए, वो क्या क्या शिक्षा, नौकरी तथा राजनीतिक में अवसर पाने के लिए बंगाल तथा उत्तर भारत में मुसलमान का एकजुट भंग आंदोलन प्रतिरोध का हिंदू तथा मुसलमान के परस्पर विरोध में बदल गया। अब जो पहले एक साथ चल रहा था वो कहीं ना कहीं हो गया क्या, अब विरोध में खड़े हो गए। अब देखिए, भारत में मुसलमान खिलाफत आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ? देखिए, 1918 ईस्वी में दिसंबर में मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेता दिल्ली में के बैठक में 1918 में शामिल हुए। खिलाफत सहित मुस्लिम लीग के दावे को पूरा करने के लिए आवाज बुलंद किया, बोला कि नहीं, मुस्लिम लीग आपको देना ही पड़ेगा। इस बीच कांग्रेस के महात्मा गांधी एवं
नेतृत्व मोहम्मद अली कौन था ये, मोहम्मद अली जिन्ना, वाजिरी हसन सामने आए। हिंदू मुस्लिम दोनों के विश्वसनीय गांधी मुस्लिम नेता के अच्छे संपर्क स्थापित कर दिया गया। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खिलाफत आंदोलन का एकदम हो गया, समर्थन कर दिया। बोले चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसका स्थापित कर दिया गया। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खिलाफत आंदोलन का एकदम हो गया, समर्थन कर दिया। बोले चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या है घ नंबर कि 1930 ईस्वी में भारत में हिंदू मुस्लिम संपर्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण ये था, इस विषय में लिखना है। 1930 के दशक में दोहरी जाति के सांप्रदायिक विच्छिन्नता का महत्वपूर्ण समय था। 1930 ईस्वी मुस्लिम लीग का सभाधिपति मोहम्मद इकबाल और उसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश बलूचिस्तान तथा कश्मीर को लेकर अलग प्रदेश गठन करने का प्रस्ताव दिया। रहमत अली के खिलाफ साफ साफ तौर पर पाकिस्तान की बातें का उल्लेख किया गया। बोला कि साफ साफ हो कि ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद देखिए अपने शब्दों में उत्तर दो, 100 से 150 शब्द में देना है। सर सैयद अहमद खान किस प्रकार मुस्लिम समाज को आधुनिकीकरण पथ पर आगे ले आए। देखिए किस प्रकार लेके आए थे, तो मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण का आरंभ सर सैयद अहमद खान तथा अलीगढ़ आंदोलन जो था वहीं से हुआ था। आंदोलन के बीच शुरू हुआ। उन्होंने इस्लाम धर्म के साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को साथ मिलाकर मुस्लिम समाज में आधुनिक उदार, यहाँ पे देखिए सात साकत तो सात होगा, हाँ साकत हो सात होगा, यहाँ पे सात मिलाकर मनोभाव का विकास करने का प्रयास किया। सर सैयद दो संप्रदाय के बीच भेदभाव विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कभी नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन में हिंदुओं के ठीक विपरीत मुसलमानों के निम्न वर्ग और शिक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया, मतलब आत्मनिर्भर, वो खुद काम कर पाए। उनका उद्देश्य मुसलमान छात्रों के बीच एक तरह का मानसिक को तैयार करना था। उन्होंने विशाल मुसलमान समाज में अंग्रेज शासन के अवसर तथा सुविधा को उचित तरीके से व्यवहार करने का प्रयास किए थे। यही कारण था कि अलीगढ़ मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम में यूरोपीय दर्शक के साथ इस्लामिक धर्म के विषय में भी जानने की व्यवस्था की गई थी। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए अब आज 19वीं सदी में हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन का जन्म हुआ। सांप्रदायिक भावना के पनपने में इन आंदोलन का क्या योगदान था, देखिए सरकार अवसर तथा सुविधा प्रदान करने के क्षेत्र में वह धार्मिक पहचान को ही सबसे अधिक महत्व देते थे, जिसके कारण हिंदू और ही मुसलमान संप्रदाय के बीच अवसर और सुविधा के बंटवारे के प्रश्न पर औपचारिक प्रशासन की ओर विभाजन की नीति स्पष्ट रूप से प्रकट हो। विभाजन की यह प्रक्रिया शिक्षा को केंद्र बनाकर स्पष्ट की। 1837 ईस्वी में सरकारी भाषा के रूप में फारसी के बदले अंग्रेजी भाषा को स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन मुसलमानों के बीच अंग्रेजी भाषा की मात्रा बहुत कम थी, जिसके कारण सरकारी नौकरी और अन्य अवसर को प्राप्त करने में मुसलमानों को बहुत ही क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। कम सब पीछे ही रहते थे। इनकी तुलना में हिंदू सरकारी नौकरी में आगे निकल गए। इसी कारण 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों के बीच यह अवधारणा बन गई कि वे 7 हिंदुओं की अपेक्षा अधिक वंचित हैं। अतः सांप्रदायिक के तौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच परस्पर विरोध के भाव को जन्म दिया। यह धीरे धीरे मजबूत होती गई। और यह भी याद रखने वाली बात है कि जो मुसलमान के स्वार्थ वाले बात बताई गई थी, यह वास्तव में शिक्षित मुसलमानों का ही स्वार्थ था। मुख्य रूप से बंगाल प्रांत की तरह, जहां तक विशाल मुसलमान संख्या गरीब और निरक्षर थे, किसान लोग इसे अच्छी और बुरी स्वार्थ के विषय में नहीं पढ़ते थे। इसीलिए लोग जो है इसके अच्छे और विषय में नहीं पढ़ते थे। देखिए अहिंसा असहयोग आंदोलन में किस प्रकार मुसलमान नेता ने दूरी बनाई। देखिए मॉन्टेस्क्यू फोर्ड के संशोधन नियम में हिंदू तथा मुसलमान का सामना समान रूप से प्रतिनिधित्व के मामले को न मानने के कारण संवैधानिक राजनीति में नेताओं का विश्वास
उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग मुसलमान संगठन इस आवाज को बुलंद करने में जनसमर्थन तैयार करने का प्रयास किया। तुर्की के पराजय के से इस्लाम हताश, इन सब घटनाओं के फलस्वरूप मुस्लिम लीग के नेतृत्व में परिवर्तन आया। नरमपंथी के तुलना में उलेमा तथा उनके प्रभावहीन अली भाई का उत्थान हुआ। महात्मा गांधी भी मुसलमान संप्रदाय में कांग्रेस के आधार को मजबूत करने के लिए खिलाफत एक समस्या को अहिंसक आंदोलन में प्रमुख मांग के रूप में शामिल कर लिया गया, लेकिन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी शिथिल पड़ एकदम पड़ गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता ने महात्मा गांधी के अहिंसा नीति को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी की जन लोकप्रियता का प्रयोग करके खिलाफत आंदोलनकारी जनता के करीब पहुंचने का प्रयास किए थे। उलेमाओं को उपस्थिति तथा धर्म के प्रतीक के प्रयोग के कारण इस्लामिक आंदोलन धार्मिक भावना को जागृत कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते रहे। 1922 से 23 ईस्वी में कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम एक होकर दंगे को अंजाम दिया। 1924 में चेक गणराज्य तुर्की के खिलाफ का खत्म हो गया। इसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन का तेज प्रभाव समाप्त हो गया, लेकिन धार्मिक बंधन को असुपात हुआ। वह बाद में दिनों में मुस्लिम लीग के कर्म सूची का छाप छोड़ा था। इसी के साथ साथ समान रूप से उग्र हिंदू पुनर्जीवी आंदोलन को भी गति पकड़ रहा था। इस समय हिंदू सभा की तरह उग्र हिंदू जातिवादी संगठनों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस के साथ इन सभी संगठनों का घनिष्ठता बढ़ता जा रहा था। मदन मोहन मालवीय प्रमुख नेताओं को हिंदूवादी क्रियाकलाप से कांग्रेस को प्रमुख रूप से फायदा कराया। मुस्लिम संप्रदाय धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होती चली गई और दूर चली गई। अब देखिए यहाँ पर वह नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं बता दूं कि इससे जो जितने भी हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक का जो है क्वेश्चन आंसर मैं कर दिया हूं। तो अगर आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 1940 से 47 ईस्वी तक किस प्रकार भारत भाग्य स्पष्ट हुआ। भारत विभाजन कहां तक आवश्यक और उचित था। अपने उत्तर को योग, अब देखिए इसमें तर्क देने वाला आंसर ना छोटा नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी हो पाएगा। देखिए सन 1940 ईस्वी के अगस्त की घोषणा में लॉर्ड लिनथियोग प्रथम मुसलमानों का समर्थन देकर ब्रिटिश भारत में कोई समझौता होने पर मुसलमान को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव लीग तथा कांग्रेस के दोनों के लिए स्वीकार नहीं थे। इसी साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। लोग इस आंदोलन का विरोध किया। जब देश के सभी नेता जेल में थे तब पाकिस्तान धारणा का बड़ा पैमाना पर प्रचार हुआ। इस प्रकार धार्मिक भावना का सहारा लेकर प्रचार किया गया कि लीग का समर्थन है। अधिकांश मुसलमान नियमित रूप से पाकिस्तान गठन करने का समर्थन करने लगे और 1944 ईस्वी में जो हुआ कांग्रेस नेता राजगोपालाचार्य जिन्ना के पास एक समझौता प्रस्ताव रखे। 1945 ईस्वी में शिमला अधिवेशन में लीग समस्त भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस इस प्रस्ताव पर विरोध किया। बेबेल सभाधिपति 1945 ईस्वी में और कांग्रेस के बीच शिमला बैठक हुआ। वहीं पर दरबार से जिन्ना उड़ी रूप से उस बैठक में भाग लिया। मुस्लिम जनगणना विभिन्न अंश मानवतावादी देश से अलग होने का विचार हो गया। विशेषकर पेशा भोगी और व्यवसायी संगठनों के पास पाकिस्तान का अर्थ या हिंदुओं के वह सांप्रदायिक योग्यता का अवसर था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस अंतरकालीन सरकार में योगदान किया। मुस्लिम लीग इससे सहमत नहीं हुआ। 1916 अगस्त से पाकिस्तान के लिए जन आंदोलन आरंभ हुआ। इस
दिन कोलकाता में भयंकर दंगा हुआ था। कोलकाता में क्या हुआ था? बहुत ही भयंकर दंगा हुआ था। ये क्या था कि आरंभ में कुछ दिनों के मध्य ही पूर्व बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे इलाकों में भयंकर संघर्ष हुआ। सितंबर महीने में नेहरू के नेतृत्व में अंतरकालीन सरकार प्रशासन की अवस्था को सुदृढ़ करने हेतु लीग सहमत जताई एवं 5 लोगों का प्रतिनिधित्व को वहां भेजा। भारतीय गण परिषद दिसंबर महीने में प्रथम सभा क्रिया कांग्रेस परिषद सभी ने जो मत पेश किया, लीग उस मत को अस्वीकार किया। दूसरी ओर भारत के विभिन्न प्रांतों में दंगे जारी थे। ब्रिटिश प्रशासन इन दंगों को रोकने में व्यर्थ साबित हुए। इन कठिन समय का बाहर निकालने हेतु कांग्रेस और लीग नेतृत्व विभाजन को एक ही मात्र उपाय माना। फलस्वरूप डीपी मेमन और लॉर्ड माउंटबेटन इस परिकल्पना रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार के पास भेजा। इस रिपोर्ट में कांग्रेस और लीग के पास भेजा गया। दोनों राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार इंडिपेंडेंट एक 1947 एक्ट 1947 पास किया। इसके अनुसार 1947 ईस्वी के 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत नामक 2 राष्ट्र का जन्म हुआ। इतना लिख दीजिएगा। तो आप